आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी में बच्चे को क्या खतरे हो सकते हैं? आज इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताने वाली हूं, अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और फादर का आरएच पॉजिटिव है, तो आने वाले बच्चे को जो पेट में पल रहा है उसको क्या खतरे हैं, उनको हम क्या उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि आरएच नेगेटिव क्या होता है। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उनकी सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम ए या बी नाम से जानते हैं। किसी में ए ग्रुप ए प्रोटीन होगा तो उसका ए ग्रुप होगा, किसी का बी प्रोटीन होगा तो बी ग्रुप होगा। दोनों होने से ए बी और कुछ भी ना होने से ओ ग्रुप होता है। एक और एंटीजन होता है जिसको हम डी नाम से जानते हैं, जो आरएच फैक्टर या रीसस फैक्टर होता है। अगर किसी में है तो आरएच पॉजिटिव है तो वो हो गया बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव। अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव हो गया उसका ग्रुप, ओ नेगेटिव ए बी नेगेटिव ए नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 85% ऑफ पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव होती है, चाहे उनका कोई भी ब्लड ग्रुप हो। और 15% ऑफ द पॉपुलेशन में आरएच फैक्टर नहीं होता, इसलिए हम उनको आरएच नेगेटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप का पेशेंट कहते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा कपल आता है जहां वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, और अगर वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। मेनली हमको जानना होता है उनका ब्लड ग्रुप ए बी कुछ भी हो, पर नेगेटिव है या पॉजिटिव। इफ इट इज नेगेटिव तो हम उनकी फाइल में बड़ा सा लिख देते हैं शी इज आरएच नेगेटिव। फिर हम हस्बैंड का भी टेस्ट कराते हैं, अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो हमारे लिए बहुत संभाल के चलने वाली स्थिति है ये। अगर हस्बैंड भी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड नेगेटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हो और वाइफ का आरएच नेगेटिव। कई बार पेशेंट्स आते हैं, हम दोनों का ओ है, हम दोनों का बी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन कंसर्न है जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव की बात करें। प्रॉब्लम क्यों आती है उसके पहले थोड़ी फिजियोलॉजी आपको समझना जरूरी है। माँ और बच्चे के बीच में आंवल होती है, प्लेसेंटा होता है, जहाँ से ब्लड का एक्सचेंज होता रहता है। मेनली मदर्स ब्लड बेबी को मिलता है, जिसको हम फीटस कहते हैं। और फीटस का ब्लड भी लेकिन थोड़ा थोड़ा माँ की तरफ जा सकता है। शुरू के कुछ महीनों में ये काफी कम होता है, पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसे कि 28 वीक्स के बाद ये एक्सचेंज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो फीटस के ब्लड सेल्स भी हमको माँ की बॉडी में मिल सकते हैं। तो पलने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर से आया तो नेगेटिव होगा, फादर से आया तो पॉजिटिव होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चा भी नेगेटिव है, माँ जैसा ग्रुप है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इट इज परफेक्टली फाइन। पर अभी हमको नहीं मालूम जो अंदर बच्चा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर अंदर पलने वाला बच्चा पॉजिटिव है और उसके सेल्स माँ की ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, तो मदर उसको फॉरेन बॉडी की तरह मानेगी। मदर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो समझेगी कि ये कोई शत्रु आ गए हैं। उनको अटैक करने के लिए एक सेना तैयार होगी, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाने लगेंगी उस बच्चे के आरएच पॉजिटिव सेल्स जो उसकी मदर की बॉडी में आ रहे हैं। पहले बच्चे में इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी नई नई एंटीबॉडी बननी शुरू हुई है, अभी सेना जरा वीक है। और मिक्सिंग भी शुरू में तो कम ही होती है। जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय प्लेसेंटा सेपरेट होता है, मेजर मिक्सिंग उस समय होती है। तो ये बच्चा तो हमने निकाल दिया, डिलीवर कर गया। अब क्योंकि ये सेना तैयार है ऑलरेडी लड़ने के लिए, मतलब एंटीबॉडीज की पूरी आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज है मदर के ब्लड में। अगर अगला बच्चा आता है और वो नेगेटिव है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर अगला बच्चा पॉजिटिव आया, उसके ब्लड भी अगर अंदर गया, तो एंटीबॉडीज अलर्ट पे आ जाती है कि फिर से एनिमी आ गया है। उसको अटैक करने के लिए वो फीटस के अंदर जाके उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन पर अटैक करेंगी, जहां जहां वो एंटीजन है, और सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। इससे बच्चे को एनीमिया मतलब खून की कमी होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और इससे लिंक्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को आ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोप्स फीटलिस। हाइड्रोप्स फीटलिस में बच्चे के शरीर में बहुत सारा पानी भर सकता है, स्किन के नीचे, पेट में, लंग्स में, हार्ट फेलियर हो सकता है। ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड से दिखाई देती है, और इन बच्चों का सर्वाइवल भी थोड़ा मुश्किल होता है। अभी आपने समझा कि आरएच नेगेटिव से हम क्यों इतना घबराते हैं और क्यों हम मदर्स को पूरा काउंसलिंग करते हैं। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ये स्थिति आने ही न दें। हाउ टू प्रिवेंट आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन। जब बच्चा पेट में है, वो पहला बच्चा है, तो हमको नहीं मालूम उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव है। पर ये मानते हुए कि 7th मंथ के बाद ही मेनली मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, तो आजकल हम लोग 28 वीक्स पे, 7वां महीना पूरा होने पे, माँ को एंटी डी इंजेक्शन देते हैं, जो कि आर्म पे लगता है, डेल्टॉइड मसल में। अभी एंटी डी क्या करता है? ये अंदर मदर के सेल्स में जाके जो भी एंटीबॉडीज बन गई हैं जो फाइट करने वाली थी बेबी से, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इस प्रेगनेंसी में या आगे आने वाली प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो एक डोज हुई 28 वीक्स पे। पर जब बेबी डिलीवर होता है, अगर हमने पाया कि बॉडी तो थी ही नहीं फाइट करने के लिए, अब अगर ये बच्चा पॉजिटिव है, ऑलरेडी हम एंटी डी दे चुके हैं, जिससे कि जो मदर की एंटीबॉडीज बहुत सारी तैयार हो गई थी, उनको हमने वीकन कर दिया है। पर हम 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर मदर को एक और डोज देते हैं, जिससे कि जो रही बची एंटीबॉडीज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए।
ये सारी प्रॉब्लम इस बच्चे के लिए ऑलमोस्ट निल है। हमारा मेन प्रोटेक्शन है अगले बच्चे के लिए, जब अगला बच्चा आएगा, क्योंकि अगर आपने इंजेक्शन नहीं दिया तो एंटीबॉडीज तैयार है और बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगेगी। ये मिक्सिंग उन स्थितियों में भी हो सकती है अगर मदर का मिसकैरेज हो जाता है या वो अबॉर्शन बाय चॉइस कराती है, चाहे दवाई खा के, चाहे डीएनसी करके, या प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, या बीच बीच में मदर को प्लेसेंटल सोर्स से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि किसी का प्लेसेंटा प्रीविया होता है या प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है, जहाँ प्लेसेंटा समय से पहले सेपरेट हो जाता है। इन सब कंडीशंस में अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है मदर का और बेबी का ज़्यादा, वहाँ भी हमको एंटी-डी इंजेक्शन देना होता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी में बार-बार ये सब चल रहा है और आपने आज एंटी-डी दिया है, 3 वीक्स तक आपको फर्दर एंटी-डी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। 3 वीक्स के बाद फ्रेश ब्लीडिंग होती है, तो उसको समझते हुए कितना ब्लड का अमाउंट है, कैलकुलेट किया जाता है डोज़, उस हिसाब से इंजेक्शन आपको रिपीट करना पड़ सकता है। अब अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं, तो आप कैसे जानेंगी कि मेरे अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ हैं, इस बच्चे का तो ब्लड ग्रुप अभी हमको नहीं मालूम। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जो हम फर्स्ट विजिट पे ही कर लेते हैं। आईसीटी, डॉक्टर्स आपको लिखते होंगे आईसीटी करा के आना। इसमें आपके ब्लड सैंपल से डाइल्यूट करके एक टेस्ट किया जाता है जानने के लिए कि कितनी एंटीबॉडीज आपके शरीर में है। अगर आईसीटी नेगेटिव है तो ठीक है, आपको जो प्रिकॉशंस आपने लिए थे, इंजेक्शन लगवाया था, वो काम किया है, अभी इस बच्चे को कोई खतरा नहीं है। पर अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इस बच्चे को हिमोलिसिस का खतरा है, इसका मतलब आपके अंदर एंटीबॉडीज है। उसमें कई बार हम फर्दर टेस्टिंग कराते हैं डाइल्यूशंस में कि बहुत डाइल्यूट होके भी अगर आईसीटी पॉजिटिव है, इसका मतलब बच्चे को ज़्यादा खतरा है। और दूसरा तरीका है कि हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और जब आपका 20 वीक्स का 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें हम कुछ खास ब्लड सप्लाई होते हैं, कलर डॉपलर, कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसा जा रहा है। उनसे हमको इंडिकेशन मिलता है कि बच्चे के एनीमिया या हाइड्रोप्स फीटलिस या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कितनी है। क्लोजली ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। अगर बच्चे में हमको कुछ ऐसा लगता है कि अगर ये ब्लड फ्लो में कलर डॉपलर की चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे में फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के मदद से हम कुछ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। उसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, यानी कि माँ के पेट के अंदर ही बच्चे को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, उसका सैंपल लेके हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं और कितना ब्लड देना है उसको कर सकते हैं। और ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वगैरह अंदर ही किया जा सकता है। दीज आर एडवांस टेक्नोलॉजी, किसी भी बड़े सेंटर में ये किया जा सकता है। जब आप नियरिंग टर्म आती है, टाइम पूरा होने वाला है, तो हम उस समय और देखते हैं कि हम कितना इंतजार कर सकते हैं। हमको चाहिए कि बच्चे को हम ठीक ठाक बाहर निकाल सकें, और बाहर निकालने के बाद कई बार बच्चे में जॉन्डिस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स उसके ब्रेक हुए होते हैं, तो वो पीलिया करा देते हैं। इसके कारण बच्चे को हमको फोटोथेरेपी, नीली लाइट में, ब्लू लाइट आपने देखा होगा, उसमें रखते हैं बच्चों को। जॉन्डिस के बाद बिलिरुबिन बहुत हाई हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और कभी कभी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन डिलीवरी के बाद भी देने पड़ सकते हैं। तो आज हमने समझा आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी क्या है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है तो फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, सो डोंट नथिंग टू वरी। आपको बस अपने ब्लड ग्रुप्स अच्छे से पता होने चाहिए। कहीं आपने कराया हो तो रिपोर्ट अपने पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखिए, क्योंकि आपके बोलने से डॉक्टर नहीं मानेंगे, उनको लिखित रिपोर्ट चाहिए किसी अच्छी लैब की। हस्बैंड वाइफ दोनों को ये पता होना चाहिए उनका ब्लड ग्रुप क्या है। और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो सारे प्रिकॉशंस रखें जो हमने बताया। 28 वीक्स पे, फुल टर्म होने पे, डिलीवरी होने पे आपको इंजेक्शन लेने चाहिए। और अगर बीच बीच में ब्लीडिंग हुई है, कुछ हुआ है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मुझे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुआ है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अगला बच्चा पेट में खत्म भी हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस। और आगे हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ छोटी छोटी हेल्थ टिप्स के बारे में। गुड बाय टिल देन।